नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। जियो फाइनेंस की बात की जाए तो जब से ये शेयर बाजार में उतरा है तब से लेकर अभी तक इस स्टॉक में भारी एक्शन हुआ है, चाहे वो निवेशकों के द्वारा हो या फिर वो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हो। इस शेयर को लेकर मैं आपको बता दूं, ये एक डीमर्जर एंटिटी है। अब ये डीमर्जर क्या होता है, पहले आप सभी को बेसिक के लिए बता दूं। डीमर्जर और मर्जर दो तरीके की चीजें होती हैं। कोई कंपनी है जिसमें दो तरीके के काम चल रहे हैं या मोर देन वन वर्क इज गोइंग ऑन, एक से ज्यादा काम अगर चल रहा है तो उसमें मर्जर होने की संभावनाएं रहती हैं। अब एक एग्जांपल के रूप में मैं देना चाहूं तो वैसे तो रिलायंस खुद ब खुद है, बट एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आरती इंडस्ट्रीज का। कैसे? आरती इंडस्ट्रीज में एक केमिकल बिजनेस था और एक था फार्मा बिजनेस। ठीक है जी, केमिकल फार्मा दो अलग अलग प्लेयर हैं। अब पहले ये दोनों एक ही थे, तो आरती इंडस्ट्रीज ने क्या करा कि हम अपने फार्मा बिजनेस को अलग करना चाहते हैं और केमिकल बिजनेस को अलग करना चाहते हैं, तो उसने डीमर्जर किया। तो अब अगर मैं एज अ इन्वेस्टर केमिकल बिजनेस पे ज्यादा फोकस रखता हूं तो मैं आरती इंडस्ट्रीज लूंगा। मैं अगर आरती इंडस्ट्रीज में फार्मा बिजनेस पे ज्यादा फोकस रखता हूं तो मेरे पास आरती फार्मा का शेयर मिल जाएगा। इसी तरीके से पीरामल एंटरप्राइजेस जो है उसमें दो कारोबार थे, पूरे डिफरेंट है। जो कि एक पीरामल फार्मा है जो दवाइयां बनाता है और एक पीरामल एंटरप्राइज है जो कि एनबीएफसी है। तो अब मैं एज अ इन्वेस्टर, मेरे को फार्मा में तेजी दिखती है तो पीरामल फार्मा लेना होता मेरे को, और मैं पीरामल एंटरप्राइज लूंगा तो मैं फार्मा के साथ साथ एनबीएफसी कारोबार भी लेता था। लेकिन अभी जब से डीमर्जर हो गया मेरे पास ऑप्शन है, भाई साहब मैं फार्मा लूं या एनबीएफसी लूं, कुछ भी ले सकता हूं। इसी तरीके से रिलायंस ने अपने शेयर में से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर करा डीमर्ज। जियो फाइनेंशियल की वैल्यू थी 6.1% स्टेक ओन करता था रिलायंस में जियो फाइनेंशियल, जिसकी वैल्यू अराउंड नॉर्मल 1,20,000 करोड़ आ रही थी। बट मार्केट में जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ तो ओवर वैल्यू लिस्ट हुआ 1,60,000 करोड़ के मार्केट कैप के अराउंड। उसके बाद शेयर में गिरावट भी देखी, 200 रुपए तक की जर्नी देखी, फिर ऊपर गया और अभी करंटली 270 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 271 के अराउंड, और 1,73,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब मैं जियो फाइनेंस पे आने से पहले आपको बताना चाहता हूं, जिसके पास भी रिलायंस के शेयर हैं उसको जियो फाइनेंस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि डीमर्ज हुआ है ना। डीमर्ज का क्या मतलब है? अगर आपके पास रिलायंस के एक शेयर है तो इतने शेयर आपको जियो फाइनेंस के मिलेंगे, यही तो है डीमर्ज, क्योंकि हिस्सा तो उसी में से निकल रहा है। तो आप सभी को पता है रिलायंस हर एक म्यूचुअल फंड के पास है, चाहे वो आईसीआईसीआई का हो या वो निपॉन का हो या एचडीएफसी का हो, किसी का भी म्यूचुअल फंड हो, कोई भी एएमसी हो, रिलायंस के शेयर को लेके बैठी है। तो जितने भी लोगों ने रिलायंस ले रखा था उन सबको मिला जियो फाइनेंस का शेयर। तो जियो फाइनेंस बड़े हाथों में भी है, रिटेल के हाथों में भी है, इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था। अब अगले टॉपिक पे आता हूं। जियो फाइनेंस इवेंचुअली रिलायंस का 6.1% है। आप ये सोच रहे हो कि जियो फाइनेंस 220 या 230 रुपए से 270 का हो गया है, तो आप देखो रिलायंस का भाव 2200 रुपए से 3000 हो गया है। 2200 रुपए का 6% निकालोगे, उस समय 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, करंटली 20 लाख करोड़ का है। 20 लाख करोड़ में अगर आप 6% निकालने जाओगे तो आपका ऑलमोस्ट 20 लाख का 10% हो गया आपका 2 लाख करोड़, और 5% हो गया लगभग 1 लाख। तो अभी उसका करंट वैल्यू करंट हिसाब से आती है 1,60,65,000 करोड़ की, जो कि एक्चुअल में चल रही है 1,20,000 करोड़ की आती है। मींस की अगर 6% देखोगे एग्जैक्टली तो वो 1,20,000 करोड़ आएगी। लेकिन कंपनी के खुद के कारोबार को भी तो मार्केट कोई वैल्यू दे रहा है। अभी कंपनी के कारोबार में दम नहीं है, 200-500 करोड़ की सेल है, 200-250 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन आपको और हमें और बाजार को एक चीज अच्छे से पता है, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है ये, मोटा भाई की, और उन्हें स्केल करना बहुत आता है कंपनी को। तो ये जो बेस अभी बहुत छोटा है ना, इसको वो कब 500 से 5,000 करोड़ में बदल देंगे ये हम सब देखते रह जाएंगे। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज आपको महंगा दिख रहा है, क्योंकि बेस बहुत छोटा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, टोटल इतने प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं रिलायंस ग्रुप में, कि अगर वो अपने हर प्लेटफॉर्म पे भी रिलायंस जियो के कारोबार को प्रमोट करेंगे तो उनका एडवर्टीजमेंट खर्चा 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा, क्योंकि उनका खुद का ही प्लेटफॉर्म भाई साहब इतनी रीच है उनकी कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे भी प्रमोट करेंगे तो भी बहुत प्रमोशन हो जाएगा। प्लस कंपनी का जो काम है उसमें कंपनी ने पहला जॉइंट वेंचर करा ब्लैक रॉक के साथ, जो दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी कंपनी है, जो सबसे ज्यादा एसेट मैनेज करती है। तो उसे पता है अच्छे से कि कैसे एसेट्स को अपने पास लाया जाता है और कैसे मैनेज करा जाता है। तो ये सारी चीजें जियो के फेवर में है। फेवर में क्या नहीं है? फेवर में एक चीज है जो नहीं है, वो है एनबीएफसी कारोबार को कंपनी ने शिफ्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट कारोबार में। ये मेरे को समझ में नहीं आया था, बट कंपनी के अपने प्लान्स होंगे। बट ओवरऑल
ये सारी चीजें मैंने केवल नॉलेज पर्पस से आपके लिए शेयर करी ताकि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अब मैं अगर जियो फाइनेंस के स्टॉक की बात करूं कि आपके पास है तो क्या करना चाहिए, तो मेरा मानना यह 272 के भाव पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अभी इस भाव पे आप इसको कैरी कीजिए, इसको कैरी कीजिए 2-3 साल के लिए। फ्रेश एंट्री के लिए तो भाव मेरे को नीचे चाहिए अभी जो नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक क्वार्टर अच्छा है, एक क्वार्टर खराब आ गया, तो मैं उतना ओवर बुलिश नहीं हूं कि यहां से भी उठा लिया जाए। हाँ, नीचे मिलेगा, मैं डेफिनेटली आपसे कहूंगा उठाने को। बाकी 220 रुपए में मैंने खूब वीडियोस बनाई है इस पर खरीदारी करने के लिए। मेरा मानना है ये स्टॉक 350, 400 और 500 रुपए का कैंडिडेट है, लेकिन 2 साल तक भी लग सकते हैं। तो आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनानी है। बाइंग का अच्छा लेवल 220 से 35 के बीच में है, वहां पे आता है तो आप डेफिनेटली निवेश के मौके ढूंढ सकते हैं। अभी नहीं, अभी वेट करना चाहिए। और अगर रिलायंस का शेयर यहां से 3200 हो गया तो ये स्टॉक 300 रुपए हो जाएगा, क्योंकि फिर वही है ना, वैल्यू बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। तो ये सारी जानकारी थी, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।